आपको मैं बताती हूं वो कौन सी आज 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर देश की नजर बनी हुई है। वो बड़ी खबरें जिन पर हमारी भी नजर बनी हुई है। तो पहली बड़ी खबर है केजरीवाल को कमजोर आखिर किसने किया, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर महाराष्ट्र में दरगाह पर दंगल क्यों मचा है। तीसरी खबर में बात होगी मुहर्रम के मातम पर मचे सियासत की। और चौथी खबर आधे हिंदुस्तान में पानी, आखिर कैसे बनी परेशानी। तो ये 4 खबरें जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे, एक जानकारी से जुड़ी हुई आपके सामने हम रखेंगे। और इन बड़ी खबरों पर हर एक अपडेट बताने के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो हर एक जानकारी आपको देंगे। अंदर की बात क्या है, आखिर मामले की तहकीकात जब हमारे सहयोगियों ने की तो क्या निकलकर सामने आया, ये सब कुछ आपको बताने के लिए मेरे साथ आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो केजरीवाल की सेहत पर होने वाली सियासत पर बात करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ कृष्णा ठाकुर जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि महाराष्ट्र में जो दरगाह पर दंगल छिड़ा हुआ है आखिर उसके पीछे की वजह क्या है और इस मामले में अभी तक का ताजा अपडेट क्या है। तो मैं अपने सहयोगियों से बात करूंगी, बातचीत की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में बगावत थम नहीं रही है। बीजेपी एमएलसी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, अधिकारियों की लूट का खत में जिक्र किया। गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह से एबीपी न्यूज ने भी बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी एमएलसी बागी दिखे। केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को उन्होंने जायज ठहराया। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, प्राथमिक शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। तो देवेंद्र प्रताप से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की जिसमें उनके बागी तेवर दिखाई दिए। बीजेपी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप, जिन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात भी उन्होंने दोहराई और कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को बाकायदा एक पत्र लिखा है। और जो हाल ही में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का मामला सामने निकलकर आया उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी है देवेंद्र प्रताप। हमारे साथ में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं। और देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। उस चिट्ठी में जिक्र है जो डिजिटल हाजिरी, इस समय जो प्राइमरी टीचरों की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा, उसका जिक्र है। देवेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि ये जो मुद्दा आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी उसमें तो डिजिटल हाजिरी का जिक्र है और दूसरा आपने कहा है नौकरशाहों की बात की, अधिकारियों की बात की, उनकी मनमानी की बात की, लूट की बात की है। आपके इस चिट्ठी का मंतव्य क्या है? अन्याय कहीं भी हो तो उस अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र में सत्य की आवाज उठाने का अधिकार सबको है। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है। सरकार को कोई नीति बनानी हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि सभी वर्गों के लिए नीति और नियम समान बने। जब प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है तो फिर उस वर्ग का डिजिटल अटेंडेंस क्यों लिया जा रहा है जो वर्ग कोरोना काल में चुनाव की ड्यूटी का दायित्व निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपना बलिदान कर दिया। उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्या प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है और ये नौकरशाह मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश करके ऐसे अव्यवहारिक उत्पीड़नात्मक नियम बनाते हैं जिससे जनता खिलाफ हो जाए। आपकी ये भी लिखा है कि अधिकारियों ने राजकोष की कितनी लूट की और नौकरशाहों की साजिश से आपको बचना होगा। आप जाइए गंज में और एक सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदिए। वो फ़ोन मिलेगा, पहले तो 7,500 में मिलता था, अब मिलेगा 6,000 में भी, 5,000 में मिल सकता है। वही स्मार्टफोन जो आउटडेटेड हो गया था अधिकारियों ने दुगने दाम पर खरीदा। ये किस विभाग की बात कर रहे हैं? ये जिन लोगों ने स्मार्टफोन की खरीद फरोख्त किया वो सब लोग इसमें जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए।
तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप की सुनी और हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। अभिषेक, मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें कम हो नहीं रही हैं, लगातार विचार विमर्श मंथन किया जा रहा है, नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन बगावत की बू बढ़ती ही जा रही है। अब एक और बागी तेवर दिखा रहे हैं बीजेपी के एमएलसी। शिरीन, आपने बातचीत सुनी होगी। देवेंद्र प्रताप सिंह है, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं। और बड़ी बात यह है शिरीन कि कल प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा थे। ये जो बातचीत आपने दिखाई है, इस बातचीत में वो खुलकर के बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सरकार के नौकरशाह साजिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं सरकार में लूट हो रही है, करप्शन हो रहा है। अब याद कीजिए, जो मोती सिंह ने कहा था कि ऐसा करप्शन मैंने कभी नहीं देखा, ये उसी की एक और तस्वीर है। वो बाकायदा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्मार्टफोन खरीदे गए, दुगने दामों पे खरीदे गए, लूट हुई। और ये भी कर रहे हैं कि ये सरकार को लगातार ये नौकरशाह इस तरह की चीजें करके गुमराह कर रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह डिजिटल हाजिरी की बात करते हुए कहते हैं कि ये नाइंसाफी की जा रही सरकार में, एक के बाद एक बातें कह रहे हैं। और एक बात उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट कही है शिरीन बातचीत के आखिर में, कि अगर ये स्थितियां नहीं सुधारी तो स्थितियां भयावह होती जाएंगी। अगर नहीं सुधारा गया, भयावह शब्द का इस जिक्र किया है। तो बीजेपी के अपने एमएलसी और चिट्ठी लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, सीएम को। तो कहानी वही है, लेकिन अभिषेक देखिए, बगावत तो हो रही है, ये तो तय है, लेकिन इसका रास्ता क्या, ये बगावत कम की जा सके, खत्म हो सके, इसका रास्ता निकालने की कोशिश क्या की जा रही है? देखिए, रास्ता तो एक ही है इसका कि एड्रेस किया जाए, कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। लेकिन आप दोनों और की बातें सुनिए। कल जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वो सुनिए। उन्होंने क्लियर कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बाबत उन्होंने कहा कि अति उत्साह का जिक्र किया, अति आत्मविश्वास का जिक्र किया, माफ कीजिएगा। और ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर वो अपना काम नहीं कर पाए, जो दुष्प्रचार को काउंटर करना था। तो उनका जो राजनीतिक जो निशाना है वो कार्यकर्ताओं पर है। केशव मौर्य डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्यकर्ता सबसे बड़ा संगठन बड़ा है, सरकार नीचे है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये केशव मौर्य ने कहा। तो सवाल वही है कि अलग-अलग धाराएं हैं, कहीं एड्रेस होता हुआ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। केजरीवाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल की सेहत पर दिल्ली में सियासत जोरों पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का बहुत बड़ा दावा, केजरीवाल का वजन 8.5 किलो कम हुआ है। आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा दावा किया है। संजय सिंह जो कह रहे हैं कि शुगर लेवल बेहद कम है, वो कोमा में भी जा सकते हैं। केजरीवाल को ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बना हुआ है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर कि लगातार उनका जो शुगर लेवल है वो कम हो रहा है, उनका वजन कम हो रहा है, 8.5 किलो वजन उनका कम हो चुका है। ऐसे में उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। संजय सिंह ने बाकायदा इसे लेकर यह तक कहा कि कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बना हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और उनकी सेहत को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है ये बात उठा रही है और इस पर सियासत भी जोरों पर हो रही है। इस पर बात करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम से। हमारे साथ आशीष सिंह जुड़े हुए हैं। आशीष, क्योंकि ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की सेहत का मामला ना उठाया गया हो, लेकिन सामने आकर बीजेपी ये कह देती है कि झूठ बोला जा रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई सेहत सिर्फ सियासत का मसला हो गया इस मामले में? देखिए, यहाँ पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये बीजेपी का आरोप नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो कि जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से लिखा गया है दिल्ली सरकार के गृह विभाग को। और इसमें ये जो मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट है, अगर आप उसको देखेंगी तो वो जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी उसको पूरी तरह से खंडित करता है, उसको डिनाई करता है। और इसमें बड़ी गौर करने वाली बात है शिरीन, जो आप कह रही थी कि पहले भी जब आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया था। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि पहले भी जो आरोप लगाया गया था कि शुगर लेवल्स अप जा रहे हैं, उसको लेकर के भी ये मेंशन किया गया है, जो इस बार संज्ञान में लाया गया है गृह विभाग के, कि उस समय भी शुगर लेवल्स इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे ही खाना खा रहे थे, उन्हीं चीज़ों को खा रहे थे जिससे शुगर लेवल माफ़ कीजिएगा स्पाइक करता है। और इस बार और भी ज़्यादा गौर करने की बात है कि बाकायदा लिखित तौर पर मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट के साथ ये बताया जा रहा है कि महज 2 किलो जब से उन्होंने वापस वो जेल में आए हैं तब से लेकर अब तक, यानी एक दिन पहले तक 14 तारीख तक उनका वजन सिर्फ 2 किलो घटा है। जबकि आम आदमी पार्टी यहां तक कह रही थी कि कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार होगी। तो मुझे लगता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए वो पूरी तरह से यहां डिफीट होते हैं।
जाहिर है, और ऐसे में फिर सवाल उठता है कि आखिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो एक अलग ही कहानी बता रही हैं। आप आशीष मेरे साथ रहिएगा। देखिए, केजरीवाल का वजन 8.5 किलो कम नहीं हुआ है, जैसा आशीष भी आपको बता रहे थे कि एबीपी न्यूज के पास केजरीवाल की वो मेडिकल रिपोर्ट है मौजूद, जिसमें यह दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है। 2 जून से 14 जुलाई के बीच उनका 2 किलो वजन घटा है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, जानबूझकर वजन घटा रहे हैं केजरीवाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्सर घर से जो उनके लिए खाना आता है वो लौटा देते हैं। जेल प्रशासन ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड लगातार नजर रख रहा है। आपको बता दें कि पत्नी सुनीता भी एम्स मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है। तिहाड़ जेल का दावा कि झूठी खबर गढ़ी और फैलाई जा रही है अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर, और ये मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। आशीष, आप उसी रिपोर्ट का हवाला देकर तमाम बातें बता रहे थे। जरा ये जो कंफ्यूजन, क्योंकि सीधे तौर पर अब ये तो ऐसा ही लग रहा है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तिहाड़ जेल भी कह रहा है कि इस खबर में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि ये झूठ है और भ्रम है। बताइए जरा रिपोर्ट में क्या है। देखिए, ये मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। अभी तक आप देखें, सुबह से लेकर के शाम तक हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं। संजय सिंह सामने ज़रूर आए और उन्होंने कहा कि शुगर लेवल उनका स्पाइक कर रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये आरोप पहले ही लगाया जा चुका है शिरीन, कि वो उस तरह का खाना खा रहे थे जिससे शुगर लेवल ऊपर जाए। दूसरा आरोप कि उनका वजन घट रहा है, जो 2 किलो सिर्फ वजन घट रहा है इस स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक। उसके मुताबिक वो खाना नहीं खा रहे जिसका आपने जिक्र किया, जो घर से खाना आता है उसको भी वापस कर देते हैं। कोई भी कॉन्ट्ररी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई और मेडिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये, फिर से मैं बता दूं, ये हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट साथ में दी गई है, यानी कि ये मेडिकली एग्जामिन करके, और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, एम्स का बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड है जिसने पूरे मामले पर नज़र बनाई हुई है। खुद सुनीता केजरीवाल उसके संपर्क में है। ऐसे में मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल होगा कि आखिर वो किस आधार पर आरोप लगा रहे थे कि कोई बड़ी दुर्घटना भी अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में घट सकती है। ठीक है, और इसीलिए उन आरोपों में भी दम अब दिखाई देता है, जो बीजेपी की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेल के लिए इस तरह की पूरी जो कहानी है वो गढ़ी जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट इन दावों को खारिज कर रही है। बात अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां से एक बड़ी खबर, विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज फिर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। जिले के बड़े अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। अब तक 2 अवैध निर्माण वहां से हटा दिए गए हैं। तो विशालगढ़ किले पर जो अतिक्रमण है उसे हटाने का काम शुरू हो रहा है, और जिले के बड़े अधिकारी भी मौके पर ही हैं इस वक्त। लगातार वहां पर जो अवैध निर्माण है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, अब जबरदस्त तनाव का माहौल भी वहां पर बना हुआ है। बीते 24 घंटे से अतिक्रमण को लेकर बवाल, 2 गुटों में झड़प भी हुई, पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटनाएं भी वहां पर घटी हैं। झड़प के बाद इलाके में बेहद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। विशालगढ़ किले से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल। और अभी ताजा अपडेट क्या है, कृष्णा ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। कृष्णा, ताजा अपडेट अभी क्या, तनाव का भी माहौल, दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी जारी है? बिल्कुल शिरीन, विशालगढ़ किले अतिक्रमण मामले में 3 नए अपडेट हैं। सबसे पहला अपडेट तो ये है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, छत्रपति संभाजी राजे, वो इस वक्त कोल्हापुर के शाहूवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वो अंदर मौजूद हैं। और बीते 1.5 घंटे से पुलिस और उनके बीच में बातचीत चल रही है, और बातचीत इस बात को लेकर चल रही है कि कल से लगातार ये कहा जा रहा था कि छत्रपति संभाजी राजे और उनके समर्थकों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया है, और उसी बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और ये छत्रपति संभाजी राजे ये कह रहे हैं कि अगर उनके ऊपर एफआईआर लिया गया है तो उन्हें इस वक्त गिरफ्तार किया जाए, और ये कहते हुए वो अंदर ही बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो बाहर नहीं आएंगे, अगर उनके ऊपर एफआईआर लिया गया है तो। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अतिक्रमण जो है हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कल जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ, उसके बाद 2 समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुआ और उसके बाद सिचुएशन टेंस हुआ। सिचुएशन टेंस होने के बाद आज पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो विशालगढ़ किले पे मौजूद हैं और अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह है कि जो इस जिले के सांसद हैं साहू छत्रपति, वो उन्होंने ये पत्र लिखकर ये कहा है कि कल वो विशालगढ़ किले पे जाएंगे और जो क्षतिग्रस्त इलाका है उसका दौरा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जिला प्रशासन पे ये भी आरोप लगाया
कि जो विशालगढ़ किले पे अतिक्रमण है उसको लेके कई सालों से जो है हिंदूवादी संगठन और खास तौर पे छत्रपति संभाजी राजे वो ये अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए जो साहू छत्रपति हैं, जो कि सांसद हैं और पिता हैं छत्रपति संभाजी राजे के, उन्होंने भी पुलिस को ये अवगत कराया था, जिला प्रशासन को ये अवगत कराया था कि सिचुएशन जो है वो टेंस हो जाएगा अगर अतिक्रमण सही समय पर रहते हुए नहीं हटाया गया। लेकिन अब साहू छत्रपति ये जिला प्रशासन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि जिला प्रशासन ने समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से कल का जो पूरा वाकया हुआ है वो घटित हुआ है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। ठीक है, बड़ी खबर है, इस पर नजर आप बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। तो फिलहाल अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन इसे लेकर तनाव का माहौल भी बना हुआ है। मुहर्रम के जुलूस में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यूपी बिहार में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। जुलूस के दौरान यूपी के अमेठी में विवादित नारे भी लगे हैं। तो यूपी बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि जुलूस के समय फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी झंडे लहराए गए हैं और यूपी बिहार से भी ऐसी कई जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां मुहर्रम का जुलूस था लेकिन फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और अमेठी में तो विवादित नारे भी लगे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि मुहर्रम के जुलूस के समय पर आखिर इस तरह की नारेबाजी क्यों, इस तरह से झंडे क्यों फिलिस्तीन के लहराए जा रहे हैं और इसके पीछे का मकसद आखिर है क्या? अब जरा आपको 4 तस्वीरें देखनी चाहिए किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अमेठी में विवादित नारेबाजी की गई जिस पर अब FIR दर्ज की गई है। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। बिहार के नवादा में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हुआ। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अब क्योंकि यूपी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, अमेठी में तो बाकायदा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। संजय त्रिपाठी इस पर हमारे साथ हैं। संजय, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जुलूस तो मुहर्रम का है, फिर इस तरह की हरकतों से के पीछे मकसद क्या हो सकता है, मंशा क्या हो सकती है माहौल बिगाड़ने की? मकसद की जानकारी तो अमेठी की पुलिस, कानपुर की पुलिस और जहां पर भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वहां की पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन शिरीन, टाइमिंग देखिए आप, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए कि एक वक्त था जब मुहर्रम में सड़कें सूनी हो जाती थी, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, मकान तोड़े जाते थे, बिजली के तार हटाए जाते थे, लेकिन अब सब कुछ नियम और कायदे से चलता है। अब ना कोई परंपरा बनती है और ना किसी को परंपरा को बनने दिया जाता है। और उसी के कुछ ही देर बाद अमेठी में जो जुलूस निकला मुहर्रम का, उसमें आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने FIR दर्ज की है, पुलिस छानबीन कर रही है पूरे मामले की, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन शिरीन, ये साजिशन तो नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिएगा। एक बड़ी खबर बता दें जरा अपने दर्शकों को। देखिए, अमेठी में माहौल बिगाड़ने वालों पर FIR भी दर्ज हो गई। मुहर्रम के जुलूस में लगाए गए थे आपत्तिजनक नारे। जुलूस में शामिल अज्ञात युवकों पर केस दर्ज किया गया है। 6 युवकों से यूपी पुलिस बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। हिरासत में युवक जो लिए गए हैं उनमें कई नाबालिग बताए जा रहे हैं। तो अमेठी में माहौल बिगाड़ने वालों पर FIR दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपत्तिजनक नारेबाजी हुई थी जुलूस के समय और 6 युवकों से यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है। संजय, 6 युवकों से पूछताछ की जा रही है, FIR भी इस मामले में दर्ज कर ली गई है, और क्या डिटेल्स हैं इसे लेकर? देखिए, जिन युवकों को पकड़ा गया है उनमें से ज़्यादातर नाबालिग हैं, ये बात अभी आपने बताई। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि शिरीन, देखे जाने वाली बात ये है कि आखिरकार ये इनके मन में नारा आया कहाँ से। कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर इनको कहीं से मिला है, इसकी जानकारी पुलिस कर रही है। कानपुर में भी शिरीन ऐसा ही घटना हुई थी। मुहर्रम का जुलूस कुछ दिन पहले निकला था और फिलिस्तीन के झंडे वहाँ फहराए गए। तो आखिरकार कोई ना कोई ऐसा शख्स, कोई ना कोई ऐसा किरदार जरूर है जो प्रदेश के माहौल से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि माहौल कतई खराब नहीं होने दिया जाएगा और जिस तरह जो भी इस तरह की घटना को करेगा उसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये पता करना है कि मुहर्रम के पहले ये जिस तरह की हरकत हो रही है, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे वो लोग कौन है। बहरहाल पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि वो पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं और अगर कोई साजिश होती है तो निश्चित रूप से साजिश के पीछे जो लोग भी होंगे उनको बेनकाब करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। शिरीन, ठीक है, बड़ी खबर यह है कि यूपी में मंत्री दया शंकर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि
कि योगी सरकार इन्हें छोड़ेगी नहीं। अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नारों से धार्मिक उन्माद फैलता है, लेकिन इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। योगी सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। तो ऐसे नारों से धार्मिक उन्माद फैलता है। दयाशंकर सिंह का यह बयान। उन्होंने कहा कि योगी सरकार इस मामले में कोताही नहीं बरतेगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या उन्होंने कहा है, सुन लीजिए जरा। कानून का डंडा चलेगा की सरकार है, यहाँ कानून सर्वोच्च है और कानून के दायरे में जो भी आएगा, जो भी इस तरह के उपद्रव फैलाने का या शांति फैलाने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई हो। तो संजय, यानी योगी सरकार भी इस मामले में कोई कोताही बरतेगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात इससे पहले कही कि कल ही योगी सरकार की तरफ से खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप देख लीजिए किसी तरह का कोई उन्माद नहीं फैलता, और आज इस तरह की तस्वीरें जगह जगह से। बिल्कुल शिरीन, और योगी आदित्यनाथ की 2017 में जब सरकार आई थी तब भी उन्होंने दंगा मुक्त प्रदेश की बात की थी, और 2022 के चुनाव में जब वो गए थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने दंगा मुक्त किया है। जिस तरह के छोटी छोटी बातों पर यहाँ तनाव होते थे, यहाँ पथराव की घटनाएं होती थी, हिंसा होती थी, उस पर उन्होंने रोक लगाई थी, ऐसा दावा किया था और लोगों ने उनके इस दावे पर भरोसा भी किया था। अब वही भरोसा कायम रखने की बात है। मुहर्रम के वक्त में जो कुछ लोग भी ऐसा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दंडित करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो प्राथमिकता है ही, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों या अन्य कोई धार्मिक धर्मगुरु होता है, तो उसको सामने लाना चाहिए और उसको बेनकाब करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ, आपसे आगे भी बातचीत होगी, लेकिन सवाल वही कि आखिर कौन है इसके पीछे जो माहौल बिगाड़ रहा है। देखिए, बिहार के समस्तीपुर में भी भारी बवाल हुआ है। मुहर्रम का जुलूस, जिसके दौरान सड़क पर उपद्रव देखने को मिला। कार सवार दंपति पर हमला किया गया, कई बाइक सवारों को भी पीटा गया। 2 नाबालिग समेत 5 आरोपी यहां गिरफ्तार किए गए हैं। तो मुहर्रम के जुलूस के दौरान इस तरह की स्थिति बिहार में भी देखने को मिली, जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। समस्तीपुर में भारी बवाल हो गया क्योंकि सड़क पर उपद्रव देखने को मिला। कार सवार दंपति पर अटैक कर दिया गया। कई बाइक सवार जो उस इलाके से गुजर रहे थे उन्हें पीटा तक गया है। अब इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बात कर लेते हैं देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर किस तरीके से बरपा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और साथ ही महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात, असम, तेलंगाना, आप जगह जगह की तस्वीरें देख रहे हैं। जल प्रहार से जिंदगी कैसे बेहाल है। आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर आधे हिंदुस्तान में पानी से कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। हर जगह सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में अंजनेरी पर्वत पर कई पर्यटक फंस गए हैं। अंजनेरी पर्वत पर पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया जो वहां पर फंस गए थे। तेज बहाव के बीच ये टूरिस्ट वहां चले गए थे, लेकिन फंस किस तरह से गए आप देखिए। ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें कैसे वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी का तेज बहाव, जरा सी भी चूक हुई, किसी एक का भी पैर फिसला तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। महाराष्ट्र के नासिक में इस जगह पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए, लेकिन कितनी मुसीबतों का सामना इन तमाम लोगों ने यहां पर किया है। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू इन सभी का किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में ये तस्वीरें, जो पहाड़ पर भारी बारिश और उसके बाद कैसे ये झरना ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की भी तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। तो ये तो महाराष्ट्र के कोंकण की तस्वीरें हैं। तो कोंकण में इस वक्त पूरा क्षेत्र डूबा हुआ नजर आ रहा है। डूबा हुआ इलाका, हर तरफ पानी ही पानी महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब आइए आपको जरा यहां से हटकर उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में भी इस वक्त बुरे हालात हैं। हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है। दिव्यांकर। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए जो तस्वीर मेरे आप पीछे देख पाएंगे उसको देखकर ऐसा लगेगा किसी झील में मैं घूमने निकला हूं, लेकिन ये तस्वीर और इस तरह की स्थिति सिद्धार्थनगर में है। बढ़नी से बॉर्डर का जो इलाका है, नेपालगंज जो बॉर्डर है उससे बिल्कुल नज़दीक पर ये एरिया पड़ता है। और यहाँ पर तस्वीर क्या है, मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह आपको दिखाएंगे। हर ओर आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा।
दाहिनी ओर अगर मेहरबान पाजी अगर दिखाएं तो आपको नजर आएगा ये जो रास्ता आगे गांव क्रॉस करके इटवा की ओर जाता है, लेकिन इस ओर भी जहां तक आपकी नजर जाएगी उस ओर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कुछ रेड फ्लैग्स आपको जो नजर आएंगे वो दिखाते हैं किस तरह से जो ये राप्ती नदी का पानी है वो खतरे के निशान के ऊपर उस जगह पर बह रहा है, जिसके चलते उस जगह तक जाने वाले लोग खासकर काफी ज्यादा सावधानी बरते हैं। अगर बात करें तो तकरीबन 40 से 50 हजार लोग जो हैं वो राप्ती नदी के कहर से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 400 गांव में राप्ती नदी या फिर बूढ़ी राप्ती नदी का जो पानी है वो पहुंचा है। बिल्कुल झील जैसी स्थितियां यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। गांव की बात करें तो मटियाल, टिकरिया, करौता, चिरगना, पन्नापुर, नकोली डी, गोनहा, खैरी, शीतल प्रसाद, इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये सारे गांव जो हैं वो प्रभावित हैं। ये सभी गांव शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो नाव से या फिर जो ये स्टीमर है इसके सहारे पार करने की कोशिश करते हैं। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? बित्तन। किस तरह की दिक्कत हो रही, क्या क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी हुई है, बाढ़ आया, फसल पात जितना बैठा हुआ सब बैठा गए, सब गल गया और पैदा का कोई भरोसा है नहीं, नुकसान हो गया, सब नुकसान पहुंची सरकार की ओर से। अब वह पूरी सब्जी आया है, पूरी सब्जी बट रही है, कोई नेता अधिकारी आया? अभी तो कोई नहीं आया। नहीं आया। क्या नाम है आपका? रामशंकर चौधरी। क्या क्या परेशानी? अब दिक्कत तो बहुत है कि पूरी फसल बह गई और गांव पानी से बिल्कुल घिरा हुआ है, निकलने लायक नहीं है। अब राहत चल रहा है, बंट रहा है। राहत बच रहा है। ये बताइए, पूर्व विधायक है आप, तो क्या सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जो ठोस कदम है वो इसके लिए नहीं उठाए जाते हैं, जिसके चलते हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है? यहाँ आज के 4 साल पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने कई बार घोषणाएं की, लेकिन विगत सरकार बने 6-7 साल हो गया, यहाँ बंधों पे कोई काम नहीं हुआ। बंधों पे ना काम होने की वजह से यह फ्लड लगातार जब पानी उफान पे होता है तो पानी अपने आप जलमग्न की स्थिति में पहुंच जाता है और उससे काफ़ी जन धन और किसी बहू बेटी, चूंकि इसी से गहरा नाता है, इसी से बेटी की शादी करते हैं, जीविका उपार्जन करते हैं, ये सब कुछ बह गया। साफ तौर से जो नुकसान है उसके बारे में जो लोग हैं या फिर जो पूर्व विधायक है वो किस तरह से बता रहे हैं कि जो ठोस कदम है वो सरकार की ओर से नहीं उठाए गए, जिस वजह से जो झील वाली स्थिति या फिर मिनी समुद्र वाली स्थिति सिद्धार्थनगर जिले में कमोबेश हर साल बनती है और लोग उससे दो चार होते, जूझते, परेशान होते, नुकसान सहते फसलों का नजर आते हैं। लोगों की नाराजगी भी इसी को लेकर है कि हर साल ऐसी स्थिति आती है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाती सरकार कि इनके सामने ऐसी मुसीबतें ना आए। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और महाराष्ट्र के कोंकण में बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। नाथुवाड़ी टनल के पास ट्रैक पर मलबा गिर गया। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने की वजह से 7 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम भी जारी है। ट्रेन कैंसिल होने से यात्री बेहद परेशान हैं। रत्नागिरी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। आप देखिए जरा, पहाड़ से मलबा गिरकर रेलवे ट्रैक पर पूरी तरीके से फैल गया है और कितनी मुसीबत यहां पर है। 7 ट्रेनें जो कि कैंसिल करनी पड़ी है, लेकिन यात्रियों में काफी गुस्सा है इसे लेकर। ट्रैक पूरी तरीके से मलबे से भर गया है, जिस वजह से यहां अब आवाजाही बंद हो गई है पूरी तरीके से। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी बड़ी खबर, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। जलस्तर वार्निंग पॉइंट से महज अब 35 सेंटीमीटर दूर ही बचा है। नदी के पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं सड़कें, खेत, खलिहान, सब कुछ डूबा हुआ है। बढ़े हुए जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बाढ़ के हालात, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर है गंगा नदी। ऐसे में देखिए, पानी को क्रॉस करके लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ रही है। दूसरी जगह जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लोगों के घर पूरे पानी में डूबे हुए हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना सीधे तौर पर इन लोगों के सामने है। अब प्रशासन से ही मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। और इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संजय त्रिपाठी का। संजय, बाढ़ की विभीषिका हर साल इसी तरह लोगों को परेशान करती है, लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि हर साल क्यों आखिर इस तरह की स्थिति? देखिए शिरीन, बाढ़ की अगर समस्या को देखा जाए तो जो नदियों का फैलाव है उसकी वजह से और अनियंत्रित खनन जो है इसकी एक बड़ी वजह है, जिससे प्रदेश में बाढ़ आती है। और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िले जलमग्न हो जाते हैं। खेतों में पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी आ जाता है, कई जगह कटान हो जाते हैं, कई जगह मकान गिर जाते हैं। तो ये विभीषिका हर बार की होती है हर बार। उसको लेकर के कई बार जो हर साल जो प्रबंध किए जाते हैं
हैं वो नाकाफ़ी साबित होते हैं। इस बार भी कुछ तैयारियां की गई हैं, उनका ब्यौरा मैं देता हूं कि जो SDRF की और NDRF की टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। NDRF की 12 टीमें लगाई गई हैं बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए, उनको मुश्किलों से निकालने के लिए। SDRF की 9 टीमें और PSC की 23 टीमें लगाई गई हैं बाढ़ और बचाव और राहत कार्य में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, जहां जिस तरह की आवश्यकता हो रही है अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 दिनों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही। पीलीभीत की अगर मैं बात करूँ तो पीलीभीत में 7,433 व्यक्तियों को नाव से और 170 मवेशियों को देखिए कोशिश सरकार कर रही है। सरकार का ये कहना है कि राहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो राहत नाकाफी साबित हो रही है। द्वार में कार तेज पानी के बहाव में बह गई, फंस गई, जिसके बाद लोगों ने जान जोखिम में डालकर कार को धक्का देकर किसी तरह बाहर निकाला। तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तराखंड के कोटद्वार की। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर चट्टान गिरने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में पहाड़ों पर हो रही बारिश कैसे मुसीबत लोगों के लिए बन रही है, आप देखिए जरा। ऊपर से बहता हुआ पानी और कैसे वो पानी के बीच में एक कार फंस जाती है, लोग खुद ही फिर धक्का देकर उसे बाहर निकालते हैं। और ऐसी मुसीबतें लोगों के सामने उत्तराखंड के कई हिस्सों में बनी हुई है, जहां लोगों के लिए मुसीबतें बड़े पैमाने पर देखी जा रही हैं। दिव्यांकर का रुख कर लेते हैं। दिव्यांकर, हालांकि आप उत्तर प्रदेश से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी परेशानी वहां डबल हो जाती है, क्योंकि वहां तो लैंडस्लाइड का भी खतरा लोगों के ऊपर है। अच्छा, दिव्यांकर से हमारा संपर्क टूट गया, मैं फिर से उनका रुख करूंगी, लेकिन आप एक बार जरा फिर से तस्वीरें देख लीजिए। उत्तराखंड के कोटद्वार में कैसे बारिश मुसीबत बन गई कुछ लोगों के लिए। इनकी गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से पानी बहता हुआ जो नीचे आ रहा है वो अपने साथ मलबा भी लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, बारिश का अलर्ट भी उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। 15-16 जुलाई को भारी बारिश संभव है। कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 17 से 18 जुलाई बारिश बढ़ेगी, यहां पर आशंका इस बात की। 15 से 18 जुलाई तक सतर्क रहें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और 16 तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और साथ ही जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत या पौड़ी, देहरादून जनपद है, इनमें। तो आपने देखा मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। अब संजय, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप उत्तराखंड में भी कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं बारिश को लेकर भी। अब वहां तो मतलब मुश्किलें बढ़ेंगी आने वाले समय में, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 से 18 जुलाई और इसी के साथ 15 से 16 जुलाई को भी भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। बिल्कुल शिरीन, और आपने अभी जिक्र भी एक बात का किया कि उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड भी होता है। तो ऐसे में कई जो पर्यटक, तीर्थयात्री अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग स्थानों को जाते हैं उत्तराखंड में, उनको भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी ये भारी परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो या बादल फटने की घटनाएँ हो उत्तराखंड में बेहद आम बात है। और जो पानी आता है तो जो उसके निर्धारित मार्ग है, जो नदियाँ हैं, उनके बजाय वो अनियंत्रित होकर के सड़कों पर या गाँवों तक ये पानी बहने लगता है, जिसके साथ में मलबा आता है। इसलिए उत्तराखंड में जो बारिश का मौसम है वो आपदा को लाने वाला मौसम है। पहले भी आपने देखा है कि उत्तराखंड में आपदाएं आई हैं भारी बारिश की वजह से, और अब जब ये अलर्ट है तो निश्चित रूप से प्रशासन चौकन्ना होगा। मुख्यमंत्री अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों से भी ये कहा गया है कि वो अभी फिलहाल ना आए उत्तराखंड में, क्योंकि वहां मुसीबत उनके सामने बढ़ सकती है।